welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the base question series of class 10 English. आज हम पढ़ेंगे अपनी पोम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन। पोएम में से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में गाइस, इवन लॉन्ग आंसर भी कई बार पोएम में आ जाता है क्योंकि पोएम में ना बहुत सारे मीनिंगफुल मैसेजेस होते हैं और कई बार हमें लगता है पोएम का क्या है, पोएम में तो एक्सट्रैक्ट ही आएंगे। नहीं, पोएम हमारे एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने चैप्टर्स है। तो देयर इज नो नीड टू वरी, पोएम के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस बेस क्वेश्चन सीरीज से। अगर बेस क्वेश्चन सीरीज के बारे में नहीं पता है तो हर चैप्टर आपकी क्लास 10 की इंग्लिश का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर आपकी क्लास 10 इंग्लिश के मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये जितने भी चैप्टर है दोनों ही बुक्स के, ये स्टडी जीपीएस पे आप देख सकते हो। फुल चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पे है, यहाँ आई टैब में लिंक गिवन है वीडियो का। वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी है जिसमें पूरी बुक के चैप्टर्स गिवन है, अलग अलग वीडियोस भी गिवन है। वहाँ से जाके आप पहले चैप्टर पढ़ सकते हो, पोएम पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद आप ये बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पूरी तैयारी हो जाएगी। 15 मिनट की चैप्टर की वीडियो, 10 मिनट के बेस क्वेश्चन वीडियो, तैयारी पूरी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने बेस क्वेश्चन आज अपनी पोम्स के। जो पहली पोम है हमारी वो है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो what is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर हैं। तो पहले डस्ट ऑफ स्नो क्या है बताना है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज यूज्ड हेयर फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो बहुत फाइन पार्टिकल्स जो स्नो के हैं, आई होप आपको विजिबल हुई है, मैं इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ। हाँ, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वेरी फाइन पार्टिकल जो स्नो के उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। फिर लिखा है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट का मूड किस चीज़ ने बदला, तो पोएट का मूड बदला था व्हेन सडन स्नोफॉल जो हुई थी उनके शोल्डर पे। तो सडन स्नोफॉल चेंज पोएट्स मूड। ठीक है, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज। अब मूड क्या चेंज होता है, मूड तो अच्छे से खराब भी हो सकता है, खराब से अच्छा भी हो सकता है। तो पोएट्स मूड बिकेम जॉली डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, इट रिफ्रेश्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। रिफ्रेश हो गए थे, उन्होंने कहा भाई मैं चल के जा रहा था एक दिन, क्या हुआ वहाँ हिमलॉक ट्री था, ऊपर बैठा था कौवा। कौवा इधर ऐसे मूवमेंट करता है तो उसके ऊपर से फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बहुत पतली पतली सी बर्फ़ जो होती है, ऐसे लग रहा था जैसे डस्ट, तो उस टाइप की जो बर्फ़ थी बहुत पतली पतली, जैसे फ्रीजर में नहीं होती ऊपर जम जाती है फिर उसे हम ऐसे स्क्रैप कर लेते हैं, वो वाली बर्फ़ बिल्कुल ऐसे शेव्ड आइस जैसी होती है। वैसे बहुत पतली पतली सी बर्फ़ मेरे कंधे पे आके गिरती है और एकदम से उस समय मेरा मूड रिफ्रेश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उससे पहले मेरा दिन खराब सा जा रहा था, पर जैसे ही वो बर्फ़ गिरती है मूड मेरा अच्छा हो जाता है। आई फेल्ट वेरी रिलैक्सड। अब वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो 2 मैसेज दे रहे हैं इस पोएम से। पहला कि गाइस देखो, नेचर में हमें हील करने की पावर होती है। आपको कितना भी मन परेशान हो ना, एकदम से बारिश आ जाए, एकदम से अच्छी हवा चलने लग जाए या ठंड के दिन में धूप खिल जाए, ठीक है, तो आपका मूड हमेशा अच्छा हो जाएगा। नेचर कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स करता है और हील करता है, पहली चीज़ ये। दूसरा, हम लोग कई बार ना हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को ऐसे नेगेटिव मान लिया जाता है, चाहे हमें कुछ पता ना हो, बट हाँ उनको कहा जाता है कि ये नेगेटिव हैं। जैसे हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है तो उसको ना हमेशा डार्क में देखा जाता है। जैसे कि कभी भी ब्यूटीफुल चीज़ें दिखानी होती है तो चेरी का पेड़, ठीक है, ओक ट्री, ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए इन वाले ट्रीज़ को यूज़ करा जाता है। हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है तो हॉरर, डार्क ऐसा कुछ दिखाना हो ना या सैडनेस दिखानी हो तो हेमलॉक का यूज़ होता है। यहाँ पोएट ने लोगों के विचार बदलने को दिखाया है कि देखो हेमलॉक ट्री जैसे ट्री से बर्फ़ गिरी और उनका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, दूसरा, क्रो जो है, क्रो को भी कई बार जो है थोड़ा सा नेगेटिव वे में दिखाया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे जैसे ही वो क्रो की मूवमेंट होती है तो उस क्रो की मूवमेंट की वजह से बर्फ़ गिरी और उनका मूड अच्छा हो गया। तो वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं हमारे माइंड में अबाउट समथिंग इज़ नेगेटिव, हाँ हमने खुद सफ़र करा हो तो अलग चीज़ है, बट जो हम पहले से सोच धारणाएं होती है कि भाई ये नेगेटिव हो गया, तो वो चीज़ को वो बदलना चाह रहे हैं। और वो इनफैक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर की तो हर चीज़ में ब्यूटी है, नेचर की तो हम किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। कोई भी पेड़ पक्षी जो है वो सब पॉजिटिव है अपने अलग अलग अंदाज में। ठीक है, ये चीज़ वो समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। तो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो पोएट का मूड कंप्लीटली रिफ्रेश हो जाता है और जो दिन खराब हो रहा था वो खराब होने से बच जाता है। तो मैं ऐसे आपको बताऊंगी, सेकंड ये वाला क्वेश्चन है और आप उसे रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट यूज सच पोइटिकली अनकॉमन बर्ड एंड ट्री, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। भाई वही मैंने कहा ना कि अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये इन्होंने क्रो क्यों यूज़ करा, इन्होंने हेमलॉक क्यों यूज़ करा है। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है, द पोएट सीम टू बी इन अ डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। तो देखो वैसे ना पोएट को दिखाना था कि मैं डिप्रेस्ड मूड में हूँ, मेरा मूड अच्छा नहीं है एंड की लाइन में, क्योंकि वो लिखते हैं द डे आई हैड रूड, जो मेरा ख़राब दिन था। तो इसीलिए इन सच अ मूड वन कैन नॉट थिंक ऑफ स्वीट एंड ब्यूटीफुल साइड ऑफ नेचर। तो इसलिए हो सकता है ऐसे मूड में उन्होंने जो है कोई ऐसे कोयल नहीं लिखी उन्होंने,
पेड़ में उन्होंने चेरी का ट्री नहीं दिखाया, उन्होंने जानबूझ के ये वाला ट्री दिखाया। द हार्श बिटर एंड पॉइजनस इमेजेस केम टू हिज माइंड। जब मूड खराब होता है तो ऐसी चीज़ें तो दिमाग में आती है। दैट इज़ वाई ही यूजेस क्रो एंड पॉइजनस ट्री लाइक अ हेमलॉक। ठीक है, एक तो रीज़न इसका ये है कि उनका मूड खराब था इसलिए उन्होंने क्रो और पॉइजनस ट्री को यूज़ करा, क्योंकि दुनिया में हर जगह यही नोशंस है दैट क्रो को और पॉइजनस ट्री को नेगेटिव सिंबल माना जाता है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी मैसेज देना चाह रहे थे कि उनका मूड सही इन नेगेटिव चीज़ों ने जो लोग समझते हैं किया था क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने। ठीक है, ये थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो आपको बना के लिखना पड़ेगा कि हाँ एक दिन ऐसा हुआ था कि हाँ आपको भी कभी नेचर ने हील करा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको देख के आपका बुरा दिन अच्छा हो गया हो। तो यहाँ यू कैन राइट इट दैट आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस सेवरल टाइम्स ड्यू टू पीपल्स एंड सिचुएशन। वन डे आई वॉज वेरी अपसेट। ऐसी बना के लिखना है खुद से कि एक दिन मैं बहुत अपसेट था या थी। आई वॉज अट्रैक्टेड बाई 2 लिटिल kids playing with a ball and my mood changed watching their innocent. A smile came on my face. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिन खराब हो, तो क्या पता आप इसमें ये भी मैं यहाँ तो मैंने लिखा है कि 2 बच्चों को खेलते हुए देख के आप, क्योंकि उनमें इनोसेंस होती है ना, बचपन होता है, तो वो देख के भी हम कई बार खुश हो जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हो वन डे माई मूड वॉज वेरी बैड एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड द वेदर वॉज वेरी फाइन, इट हील्ड माई मूड, या फिर यू कैन से दैट इट लिफ्टेड माई स्पिरिट्स अप। ऐसे आपको वो कैब अपनी कर लेनी है कि अपने आप आपके दिमाग में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वो कब होगा? जब इन्हें ऐसे रीड करोगे। मैं करा रही हूँ रीड आपको, यहाँ पे 10-15 मिनट की वीडियो है, पता ही नहीं चलेगा कब ये क्वेश्चन टिप्स पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अंडरलाइंग मैसेज इज कन्वेड बाय द पोम डस्ट ऑफ स्नो? क्या मैसेज ये पोएम दे रही है? ये स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इसे किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। वो ये भी कहना चाहता है दैट सिंपल एक्शंस कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। जैसे कि क्या है ये कि भाई एक कौवा उड़ के गया, बर्फ़ गिर गई, इस बात पे पोएम लिख दी और आपके सिलेबस में भी आ गई है ये पोएम। इतनी छोटी सी चीज़, आप कहोगे क्या है, पोएट भी किस मूड में बैठे थे, बर्फ़ गिर गई तो पोएम लिख दी। एक्चुअली वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ कि एक बर्फ़ के टुकड़े गिर जाने से उनका मूड सही हुआ, इसका मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो कह रहे हैं इवन सिंगल थिंग, इवन वेरी स्मॉल थिंग्स कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं हम इसको। Poet wants to convey that sometimes certain moments or action which are simple have larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shoots down dust of snow on the poet inspires and give him the idea to shake off his depressive thoughts and become cheerful and do something useful. तो हुआ क्या था जब कौवे ने बर्फ़ गिराई, तो उनके मन में ये आया जैसे कौवे से बर्फ़ ऐसे ही नीचे गिरी, तो क्यों ना मैं भी ऐसे शेक करूं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारा डिप्रेसिव मूड को हटा दूं। जस्ट शेक इट ऑफ, हटाओ उस चीज़ों को जो मुझे परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो क्या पता उन्हें उनसे ऐसा आइडिया मिल गया और तभी उनका जो है मूड इतना अच्छा हो गया जो पहले ख़राब था। तो जो है इवन अ वेरी सिंपल थिंग, कहते हैं ना कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत तरक्की दे देती है, कोई छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान करा देती है। वो यही मैसेज देने चाह रहे हैं। What side of nature do crow and hemlock tree represent? So usually crow is black, harsh voiced bird and hemlock is a tree with poisonous bitter fruit. Both are not beautiful. They represent the dark, depressive, sorrowful and bitter side of nature. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कई बार लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया जाता है दैट जो है क्रो जो हो गया और जो जैसे हेमलॉक ट्री हो गई, ये सब क्या दिखाते हैं? डिप्रेसिव साइड नेचर का, डार्क हो गया, सॉरोफुल, बिटर साइड दिखाता है ये नेचर का। बट पोएट ने क्या कहा? नहीं भाई, ये तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। What happened to the poet's mood when crow looked down at him, और how does the crow change the poet's mood? क्रो का आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इस पोएम में। तो जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई पोएट पे, पोएट फेल्ट रिफ्रेश्ड। With this little incident, his rest of the day was safe from getting ruined, which otherwise was quite boring. तो एक ही क्वेश्चन इस पोएम में बन के ही कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 3-4 क्वेश्चन कुल बनते हैं इससे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, आंसर हमेशा सेम रहेगा जो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो when the crow shook down dust of snow on the poet felt refreshed. With this little incidents, his rest of the day was safe from getting ruined, which otherwise was quite boring.
हाउ डज द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? तो एट फर्स्ट पोएट्स डे वॉज कम्प्लीटली ruined, बट विद दैट लिटिल इंसिडेंट ही फील सो मच रिफ्रेश एज द रेस्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव फ्रॉम गेटिंग ruined. सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द रोल ऑफ क्रो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, इन चेंजिंग द पोएट्स मूड. क्या आपको लगता है कि क्रो ने पोएट का मूड अच्छा कर दिया? तो येस, आई थिंक द वे स्नो डस्ट वॉज शेकन ऑफ चेंज्ड हिज मूड. हिज कौन है यहाँ? पोएट. परहैप्स इट गिव पोएट इंस्पिरेशन या फिर आइडिया, कुछ लिख सकते हो, टू बिहेव इन द सेम मैनर, शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स एंड रिवाइव हिज चीयरफुल मूड. तो येस, जैसे क्रो ने शेक करा अपनी बॉडी को और उससे जो है गिर गई बर्फ़, तो वैसे ही पोएट को भी लगा कि मेरे को भी अपनी डिप्रेसिव थॉट्स को शेक कर देना चाहिए. ठीक है. आर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन इवोक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज. एनालाइज दिस विद रेफरेंस टू द पोएम. ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारा एटीट्यूड डिपेंड कर से बनती है कोई चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव. इस चीज़ को बताओ. हमारा एटीट्यूड किसी भी एक सिचुएशन को लेकर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स लेकर आ सकता है. यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नरेटर का एटीट्यूड, पोएट का एटीट्यूड ऐसा था कि उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया कि बर्फ़ गिर गई. हो सकता है वो और ज़्यादा चिढ़ जाते, क्या भाई मैं सीधे सीधे चल के जा रहा हूँ, ऊपर से कुएँ को जो है बोलने लग जाते, क्या मेरे ऊपर क्यों बर्फ़ गिरा दिया. वो चाहते तो इस चीज़ को नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते थे कि मेरा दिन और ख़राब हो गया और बर्फ़ भी गिर गई मेरे ऊपर, ऐसा भी कर सकते थे. और कहाँ उन्होंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया. तो यही चीज़ आपको इस आंसर में लिखनी है. वॉट एवर सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट अस, इट एवोक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज. हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है ना, या तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में. द पोएट जो है हमारे डस्ट ऑफ स्नो में वॉज इन अ सॉरोफुल मूड. उनका मूड खराब था. However, when Crow shook down the dust of snow on him, his bitter mood changed into very optimistic one. Now, being in a sorrowful mood or bad mood already, the poet could have got angry at the crow also. और जब उनका मूड खराब था तो वो क्रो को भी गुस्सा करे, क्या है भाई मेरे पे क्यों बर्फ गिरा रहा है, ऐसा भी कह सकते थे. However, the dust of snow becomes a positive medium of change for him. It made him cheerful to some extent and help him forget his sadness, at least for a few moments. ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे ही वो स्नो गिरती है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट उन पे पड़ा. दस वी सी दैट इंस्टेड ऑफ सीइंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हैपनिंग, वन शुड ऑलवेज सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट. तो ये हमें सीख देता है कि कभी भी हमें चीज़ों की नेगेटिव साइड को नहीं देखना चाहिए, हमें उनकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए. एंड वंस रिस्पॉन्ड में ग्रेटली अफेक्ट द आउटकम ऑफ इंसिडेंट्स. तो जैसा हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, आगे भी वैसी ही चीज़ें चलेंगी. अगर हम नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे, आगे भी सब नेगेटिव दिखेगा. पॉजिटिव वे में अरे गिर गई बर्फ, अरे वाह बढ़िया हो गया, तो सब बढ़िया होगा. अगर नेगेटिव वे में लेते तो घर जाते सबको बताते मैं चल के जा रहा था, चुपचाप इतनी सारी बर्फ़ गिरा दी मेरे ऊपर, ऐसे भी बोल सकते थे. तो वो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन. Robert Frost also explained his imagination very well and proved that sometimes bad symbols can change into a boon. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पोएट की इमेजिनेशन देखो, उन्होंने कितना बढ़िया मैसेज. इसमें आपको वही वाली बात पूरी बतानी है कि पोएट ने क्या मैसेज दिया है, दैट कोई भी चीज़ जो है नेगेटिव नहीं होती है. वी शुड लव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. ठीक है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब आते हैं हम इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस पे. सबसे पहले तो इसकी राइम स्कीम चेक कर लीजिए. ए बी है इसकी राइम स्कीम. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस सिम्बॉलिज्म है. हेमलॉक ट्री यहाँ सिंबल है डेथ का. एंड क्रो इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ बैड लक एंड डूम. डूम मतलब गलत समय, बुरा वक्त टाइप आप कह सकते हो. तो ये सिम्बॉलिज्म मतलब होता है कि आप एक वर्ड लेके किसी चीज़ को दर्शा रहे हो. तो यहाँ पे जो है हेमलॉक ट्री सिंबल है डेथ का होता है यूजुअली, और क्रो एक बैड लक का सिंबल होता है. तभी उन्होंने पोएम के शुरू में ऐसा माहौल बनाया कि अपना बुरा मूड दिखाने के लिए ना, अपना सॉरोफुल मूड दिखाने के लिए उन्होंने हम लोग क्रो को यूज़ करा. और वहीं पे अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, अपनी बात को ही उल्टा दिखा दिया कि भाई नहीं, मेरा जो है इन्होंने ही मेरा मूड जो अच्छा कर दिया. ठीक है. आयरनी क्या होता है, मतलब जो सोचा कुछ हो कुछ हो जाए. जैसे लेंचो को पैसे उन्होंने दिए थे पोस्ट मास्टर और उनके दोस्तों ने, और उनको ही वो चोर कह रहा था, वो हो गई आयरनी. तो यहाँ पे आयरनी क्या है, आयरनी यहाँ पे ये है, दैट यही है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है दैट देखो हेमलॉक ट्री को डेथ का सिंबल कह रहे हैं, क्रो को बैड लक का कह रहे हैं, और वो हेमलॉक ट्री और क्रो ने पोएट का दिन बचा लिया खराब होने से. ठीक है. इंजैबमेंट क्या है, व्हेन द सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क सिग्निफाइंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट्स. तो अगर आप पोएम देखोगे ये डस्ट ऑफ स्नो, तो उन्होंने क्या है
पूरी की पूरी पोएम में वो 4 स्टैंजा इकट्ठे चल रहे हैं, फिर एक कॉमा आया है, 4 लाइनें इकट्ठी चल रही है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है उसके अंदर। पंचुएशन मार्क में सब आ जाएंगे ना, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह और ये सब, ठीक है। तो यही चीज़ है एंजैपमेंट क्या, जब लगातार लाइनें चल रही होती है, एक थॉट को वो लंबा खींच के बताते हैं, उसको हम कहते हैं एंजैपमेंट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट पोएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।